हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बहुत धन्यवाद वर्षा जी, हमारी भाई कांग्रेस की अध्यक्षा, और साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और कुछ बातें रखूंगा। उसके पश्चात आपके जो सवाल मैं जवाब दूंगा। साथियों, 2014 के बाद आज दोबारा देश में आम चुनाव होने वाले हैं और 10 साल के इस लंबे कार्यकाल में जनता ने 2 बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश में स्थापित करी और जनता का जनादेश हम सबको स्वीकार है, ये बात सब जानते हैं। और हमारे लोकतंत्र में जब सरकार बनती है तो उम्मीदों के साथ जनता उसमें अपनी भागीदारी निभाती है। कि मुझे कहते हुए दुख है कि पिछले 10 साल का जो आंकलन वास्तविकता में हम लोगों ने किया है, एक होता है प्रचार, प्रोपेगेंडा, भाषण, वादे, जुमले। दूसरा होता है आंकड़े, आर्थिक परिस्थितियां, वास्तविकताएं और आज देश के जो हालात। इन 10 सालों में जब बीजेपी प्रचार कर रही थी 2014 में, तब उन्होंने बढ़ चढ़कर कहा था कि इस देश में बदलाव लेकर आएंगे। और बदलाव किस प्रकार का होगा? इस देश से हम काले धन को समाप्त करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष शिक्षित नौजवानों को देंगे। ये सब बातें कई मर्तबा बीजेपी ने अपने प्रचार में करी और अपने मैनिफेस्टो में रखी। 10 साल के सरकार के कार्यकाल के बाद अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आज आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज 42% शिक्षित जो नौजवान हैं आज की बेरोजगारी, आज महंगाई का ये आलम है कि मध्यम वर्ग के लोग हों या कमाई करके 2 बच्चे पालने वाला कोई परिवार हो, वो अपना काम चला नहीं पा रहा है। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। लगातार सरकार वार्ता कर रही है, लेकिन सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार ने बिना किसी से सलाह करे 3 काले कानून बनाए हैं। 1.5 साल तक हजारों लाख किसान देश की राजधानी में पड़ा डालकर बैठे रहे और फिर अंत में जाके सरकार ने अपनी गलती मानी, वो 3 काले कानून विड्रॉ करे इस आश्वासन के साथ कि हम काले कानून वापस ले रहे हैं, सरकारी मंडी बंद नहीं होगी और एमएसपी पर हमें कानून लेकर एक लेजिस्लेटिव फॉर्मेट एमएसपी के लिए तैयार करेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य के लिए। जब ये वादा खिलाफी को 2.5-3 साल हो गए, अब एक बार पुनः तमाम किसान आंदोलित। उन किसानों की सिर्फ इतनी मांग है कि आप एमएसपी पे आपने खुद आश्वासन दिया था। और साथियों आपको एक मिनट बता दूं, एमएसपी सरकारी खरीद के लिए नहीं है। एमएसपी पर अगर सरकारी गारंटी हम मांग रहे हैं, हम चाहते हैं जो निजी लोग खरीदते हैं फसल को, वो समर्थन मूल्य पर खरीदें। अभी बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग और ऐसे साहूकार जो किसानों का शोषण करते हैं, वो लोग औने पौने दाम में दबाव बनाकर किसान फसल को ले लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा दाम में उसको बेचते हैं। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर में एक जनसभा में कांग्रेस का एक गारंटी और आश्वासन हम लोगों ने दिया कि आम चुनाव के बाद अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो हम एमएसपी पर एक लीगल गारंटी देंगे। पर ठीक यही मांग किसान देश भर के आज इस सरकार से कर रहे हैं। सरकार देना नहीं चाहती क्योंकि किसान का हित उनको से मतलब नहीं, उनका सिर्फ वोट चाहिए। वोट लेकर 10 साल निकाल दिए और किसान की आमदनी दुगनी करने वाला वादा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। आप देखिए सरकार की अर्थव्यवस्था की जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 55 लाख करोड़ का कर्जा आज 185 लाख करोड़ का कर्जा है। जितना हम लोगों ने 70 साल में कर्जा देश पर बना था 55 लाख, पिछले 10 सालों में 185 लाख करोड़ का कर्जा लिया। और ये कर्जा लेने के बाद निवेश कहां पे किया? जो सरकार की संस्थाएं हैं, पीएसयूज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको औने पौने दाम में चंद लोगों को दिया जा रहा है। दुख की बात यह साथियों कि जो देश में खाई बढ़ गई था अमीर और गरीब की, उससे पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए
और जो अमीर थे चंद लोग, वो इतने अमीर हो गए कि उनको अपनी दौलत देने का पैसा टाइम नहीं है। तो ये जो खाई पैदा करी है, ये टारगेटेड इंटरवेंशन इकोनॉमिक पॉलिसीज का रहा, जहां पर चंद लोगों को बहुत लाभ मिला और चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति, हमारा सारे एसेट्स उनके हाथों में चले गए हैं। कि 10 साल में नीतिगत तरीके से किया है, ये कोइंसिडेंशियली नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये जानबूझकर धीरे धीरे किया गया है चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 4-6 महीने में लगातार कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल में आप जाओ पेट्रोल पंप लेने की कतई कम नहीं हो रही है। लोगों को मदद पहुंचाने की जगह कि सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और आप जानते हैं कि कृषि के नाम पर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए कमा लिए सरकार से प्रीमियम लेके, लेकिन जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो 6 महीने साल भर वोट विलंब लेता है और किसान को मदद नहीं पहुंच पाती। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें बहुत प्रचार हो रहा है कि हम इतने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, हम देश की 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं, ये हो गया। लेकिन हकीकत ये है, और ये बात अक्सर मीडिया में नहीं आती, कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो दबे हैं, पिछड़े हैं, असहाय लोग हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ठीक इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू करी है 14 जनवरी से, और मणिपुर इम्फाल में यात्रा शुरू करी। मणिपुर वो राज्य है जहां पर डबल इंजन सरकार है, हर जगह डबल इंजन की हम बात करते हैं, इस मणिपुर में डबल इंजन सरकार है। मैं खुद वहां पर गया, देखकर आया, वहां पर जो अत्याचार हुआ है, जो हिंसा हुई है, जो इस तरह का हालात वहां जो निर्मित हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? वहां सरकार नाम की चीज नहीं, वहां पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वहां पर लोगों को संभालने वाला, उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई मौजूद नहीं है। ना माननीय प्रधानमंत्री वहां एक बार गए हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे सरकार अपना रही है। कभी 300 पार, कभी 400 पार, भाषण देना, विरोधियों की आवाज को दबा देना, सरकार की एजेंसीज का दुरुपयोग कर ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम सरकार कर रही है। और इन बातों को लेकर हमारी पार्टी ने जो अभियान छेड़ा है, और हम जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और सरकार के आंकड़े, आज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत का स्थान 125वां, और सरकार 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज खाना दे रही है। तो केंद्र सरकार देती है मुफ्त में खाना, तो वो रेवड़ी नहीं है। और विपक्ष की सरकार को अगर मदद करना चाहती है बिजली के बिलों में, सब्सिडी में या पामोल में मदद, तो कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हैं। तो सरकार की कथनी करने में बहुत फर्क है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिन संस्थाओं को 70 साल तक अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, उनको सिस्टमैटिक तरीके से खोखला करने की कोशिश इस सरकार ने की। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया और देश में काफी चर्चा है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत इसलिए था, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं, आप देख लीजिए, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, वहां पर दिक्कतें क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि वहां की इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो गए। आज हम लोग आस्था रखते हैं प्रोसेस के अंदर, हमारी आस्था है संस्था के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट आता है तो देश के 140 करोड़ लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि जजमेंट पास करने वाला व्यक्ति जज इंसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की एक धारणा मन में आस्था हमारे पास है। अगर उस क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दें, उन इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर देंगे, तो देश में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के बीच आवाज को लेकर जाएं, असलियत लोगों को पता पड़े, और 95% केसेस जो होते हैं ईडी के, छापे पड़ते हैं, रेड पड़ते हैं, नोटिस पड़ते हैं, मिलते हैं, वो विपक्षी नेताओं को मिलते हैं 95%। और ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? 1% से कम। तो सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए, दबाव में लाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और विपक्ष के साथ जो नहीं है उस पर सरकार का पूरा तंत्र टूट पड़ता है, ये वास्तविकता होती है। अब तक जैसे मजाक बन गया है पूरे देश में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संकल्प किया है कि यात्रा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम लगातार अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे एक दो साथी जो इंडिया अलायंस के थे हमारे साथ आज नहीं है, क्योंकि 2 दर्जन पार्टियां हम सारी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और आंकड़ों के आधार पर इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्टनर्स हैं, हम सबका वोट अगर इकट्ठा करें तो लगभग 60% वोट पिछले बार 2019 में इंडिया अलायंस को मिला था, और 35% वोट एनडीए को मिला। और अगर बीजेपी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है
वो प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है अलग अलग पार्टियों को तोड़ने की, नेताओं को तोड़ने की, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो समझ गए हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों में संतोष और जो भाषण देते हैं दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको उनका आभार करने के लिए, आंकड़े उसके बिल्कुल विपरीत हो। इसलिए मैं चाहता हूं हर जगह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेतागण जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जनता को सचेत कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं और हकीकतों को बयान कर रहे हैं। अंत में जनता का निर्णय सर्वप्रिय है, जो जनता निर्णय करती है उसको सब मानते हैं। और इस देश में मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सशक्त विपक्ष की बहुत जरूरत है। और ये मैंने पहली बार देखा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना कोई चाहता है। राजीव गांधी जी के पास 425 सांसद थे 1984 में, भाजपा के पास 2 थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते। उन्होंने मान सम्मान दिया वाजपेयी जी जो भाजपा के समय सांसद थे, विपक्ष के नेता। तो विपक्ष की बात को सुनना, संसद में 147 सांसदों को निलंबित कर देना और फिर लगातार बिल पास कराना संसद में, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं। हमारा विरोध किस बात का है? हमारा विरोध व्यक्तिगत नहीं है, हमारा विरोध किसी इंसान से नहीं है, हमारा विरोध नीति से है, कार्यप्रणाली से है, गवर्नेंस से है, पॉलिसी से है। अगर हमें लगेगा कि किसानों का, नौजवानों का हित की सरकार नहीं रख रही है, अपनी बात को रखेंगे, सदन के अंदर रखेंगे, सदन के बाहर रखेंगे। लेकिन जो रवैया अपनाया है दमन का, आक्रमण का, दबाने का और सब चीजों को नियंत्रित करने का, वो लोकशाही के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत नहीं। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया कि पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं और हमारे पार्टनर्स के साथ हमारा जो सीट शेयरिंग अलायंस की चर्चा है वो अंतिम दौर में है। बहुत जल्द इसकी घोषणाएं होंगी, न सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन पूरे देश भर में। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो हमारे साथ साथी हैं वो रहेंगे और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और बहुत सारी उम्मीद है महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को, कांग्रेस से, हमारे सहयोग दलों से पूरा विश्वास है कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अच्छा परिणाम इस लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। हमारी राज्य सरकार दिल्ली में बनेगी।